हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। 3 दिन में अवाम को बिजली का तीसरा झटका। बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। ओस टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़कर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। फैसले का इतलाक 50 यूनिट तक वाले सार्फिन पर होगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली महंगी की। सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओस टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़ाकर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। 3 दिन में अवाम को बिजली का तीसरा झटका दिया जा रहा है। बिजली ₹1 सूरी दे दी गई है। लगातार आज तीसरा रोज है और बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अवाम को एक के बाद एक बिजली का झटका दिया जा रहा है। ओस टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़ाकर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। फैसले का इतलाक 50 यूनिट तक वाले सार्फिन पर भी होगा। इस हवाले से नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली महंगी की है। सार्फिन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। अवाम के लिए एक बार फिर बुरी खबर सामने आ चुकी है। लगातार 3 दिन में अवाम को बिजली का तीसरा झटका दिया जा रहा है। बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। ओस टैरिफ 14.38 रुपए से बढ़कर 16.33 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। फैसले का इतलाक 50 यूनिट तक वाले सार्फिन पर भी होगा। ये भी कहा जा रहा है नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली महंगी की है, ये बताया जा रहा है, जिससे सार्फिन पर इजाफी बोझ भी पड़ेगा। इस हवाले से 3 दिन में अवाम को बिजली का तीसरा झटका दिया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताएगा हुकूमत आखिर क्या कर रही है? एक के बाद एक बिजली का झटका दिया जा रहा है अवाम को। देखिए, बिल्कुल ये वफाकी हुकूमत की जानिब से आज का जो फैसला है ये गरीब सारिफ को मुतासिर करने के लिए सबसे बड़ा फैसला है। गुज़श्ता 2 रोज में जो फैसले किए गए कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा हुआ और उसके बाद सहमाही टैरिफ जो चेंज किया गया उसकी जस्टिफिकेशन जो है हुकूमत के पास मौजूद है। लेकिन आज का बुनियादी टैरिफ को तब्दील कर देना और ₹1.95 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर देना, ये आम जो सारिफ है जिसका एक कमरे का घर है, चाहे उसका कनाल का घर है, चाहे बड़ा घर है, ये उससे मुतासिर होगा। माजी में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जब वुज़रा की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उस वक्त कहा गया था कि बिजली की कीमतें जो है उसको बढ़ाना है, तो हुकूमत ने ये पिटीशन फाइल की थी। हुकूमत खुद बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाना चाह रही थी, तो नेपरा को ये पिटीशन दी गई और वो पिटीशन जो हुकूमत नेपरा को भिजवाएगी तो नेपरा किस तरह उसको इग्नोर कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए नेपरा ने उसको एक्सेप्ट किया है। और शायद सिप्रा ये बताएगा, लगातार ये तीसरा दिन है, 3 रोज में 3 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? देखें, जो पहला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो माह दिसंबर की मद में बढ़ाया गया वो ₹1.53 था। उसके बाद गुज़श्ता रोज जो सहमाही टैरिफ बढ़ाया गया वो 83 पैसे फी यूनिट था। इस तरह ये ₹2.36 फी यूनिट इजाफा हुआ और आज जो है वो ₹1.95 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। बेसिकली आज का जो इजाफा है इस पे हम बात कर लेते हैं। ये टैरिफ जो स्लैब्स हैं जो 99, 199, 299 और 699 यूनिट्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इनको माजी की हुकूमतों ने सब्सिडी दे रखी है। ये 9 से 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं इस पर सब्सिडी बनती है, जिसको हुकूमत खत्म करना चाह रही है। लास्ट मंथ जो बुनियादी टैरिफ चेंज किया गया था उसमें ₹1.16 खत्म किया गया और आज जो टैरिफ बढ़ाया गया इसमें ₹1.95 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। ये मुसलसल जो सब्सिडी थी माजी की हुकूमतों की उसको खत्म करके गरीब सारिफ पर जो है ये बोझ डाला जा रहा है और गरीब सारिफ जो है आइंदा जो मौसम गर्मा आएगा, जब बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा तो उसमें बिजली का बिल अदा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो किसी हद तक जस्टिफाई हो सकते हैं कि डॉलर रेट हुआ या फर्नेस का ऑयल की कीमत जो है बढ़ाई गई, लेकिन बुनियादी टैरिफ को तब्दील कर देना को फिर एक तरफ कहना कि हुकूमत जो है सार्फिन को रिलीफ फराहम करनी है, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इसमें तजाद नजर आ रहा है। हुकूमत बिजली की कीमतों पर किसी किस्म का रिलीफ जो है कंज्यूमर को नहीं देना चाह रही। शायद सिप्रा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लगातार अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। जवाब मुख्तलिफ पेश कर दिए जाते हैं, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बहाना बना दिया जाता है तो कभी कोई और जवाब पेश किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो बोझ है वो तो सारा अवाम पर आ रहा है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है अवाम के साथ?
देखिए अल्टीमेटली तो ये होगा ना कि आपकी बुनियादी ज़रूरत है और अगर एक सारिफ बिल अदा नहीं करेगा और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसके नॉन पेमेंट पर डिस्कनेक्शन कर लेंगी और वो तारीकी में चला जाएगा, माजी की तरह अंधेरे में घर जो है वो गुजारा करने पर मजबूर हो जाएगा। आज आम हालात में महंगाई इस कदर बढ़ गई कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें उस कदर बढ़ गई कि उनका गुजारा जो है आम सारिफ का नहीं हो रहा। बिजली का बिल अदा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुसलसल कीमतों में इजाफा, अब देखें दिसंबर में आपने 1.5 रुपया तकरीबन बढ़ाया, उसके बाद सेमाई टैरिफ भी उसी मद में 2 रुपये 36 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा करके दिसंबर के यूनिट पर वसूल करना है। फिर 1 रुपया 95 पैसे बेसिक टैरिफ तब्दील करके आपने वसूल करने हैं। तो गरीब आदमी जो 200 यूनिट या 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसके बिल में अगर 1000, 1200 या 1500 का भी फर्क आ जाएगा तो किस तरह अदा करेगा? ये हुकूमत को या आला सतह पर सोचने की बातें हैं कि गरीब और मतवसत तबका जो हमारा तो 70% जो कंज्यूमर बनता है वो 600 यूनिट और 700 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है। ये उनके लिए सब्सिडी रखी गई थी माजी की हुकूमतों की जानिब से, ये उनको रिलीफ दिया जाता था। अगर उनसे रिलीफ खत्म किया जा रहा है इसका क्या मतलब है कि गरीब आदमी जो है उसका गुजर बसर जो हुकूमत मुश्किल में डालना चाहती है। वो मजीद जो रिलीफ की बातें ये हुकूमत की तरफ वो गरीब आदमी जो देख रहा है वो मेरे ख्याल में अब देखना छोड़ दे। बस इसी तरह जो रिलीफ के नाम पर नारे लगते रहेंगे लेकिन अमली तौर पर रिलीफ जो है इसी तरह बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में मिलेगा। बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल के बाद तो यही नजर आ रहा है कि हर चीज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। शायद सिप्रा इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिलीफ तो कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, गरीब आवाम को मजीद महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। लगातार 3 रोज में तीसरी बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर तेरे गुफ्तगू आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। एक क्लब पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म, उनकी दौरे लाहौर के हवाले से मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 1-on-1 क्लब में ये मुलाकात हुई है जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर ज़ेरे बहस लाए गए हैं। अहम मामलात थे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से, PTI के नाराज हम ख्याल ग्रुप के अरकान के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे थे जिसकी वजह से PTI को सेनेट इंतखाबात में खतरात लाहक हैं, इस हवाले से भी बात की गई है। सेनेट इंतखाबात में PTI ने 3 उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी है। डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर PTI के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। सैफुल्लाह नयाज़ी भी PTI के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। कहा जा रहा है पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से कि बाकी उम्मीदवारों के नामों पर गौर जारी है, जल्द ही उनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। ताहाल PTI की जानिब से सेनेट इंतखाबात के पेश नज़र 3 उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं, उनके नामों की मंजूरी भी दे दी गई है और डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर, सैफुल्लाह नयाज़ी उन अरकान में शामिल हैं जिन्हें उम्मीदवार नामजद किया गया है। सेनेट का इलेक्शन है और गोल्डन फिगर ये किस बला का नाम है? गोल्डन फिगर या सुनहरी हिंसे का हुसूल पार्टीज के लिए दर्दे सर बन चुका है। ये गोल्डन फिगर है, क्या है, जानते हैं कजाफी पट से। देखिए जी, गोल्डन फिगर बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत उसको कहा जाता है कि जो सेनेट के उम्मीदवार के लिए कामयाबी का हिंसा होता है। इस वक्त पंजाब असम्बली का जो ऐवान है वो 371 का है, लेकिन इसके अंदर जो हलफशुदा अरकान है जिन्होंने हलफ उठाया हुआ उनकी तादाद 367 बनती है। 371 का ऐवान है। अगर 371 के ऐवान को 7 से तकसीम किया जाए तो ये फिगर निकलता है 53 और इस 53 को सेनेट इलेक्शन के अंदर गोल्डन फिगर कहा जाता है। यानी कि जिस उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल करनी है तो उसे इस वक्त इस फार्मूले के तहत 53 अरकान की हमायत जो है वो हासिल होनी चाहिए। पंजाब असम्बली के इस ऐवान के अंदर तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और इसके पास 181 अरकान है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरी बड़ी जमात है जिसके पास 165 तादाद है। 10 के साथ काफ लीग तीसरे नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी 7 के साथ चौथे नंबर पर आती है। 4 आज़ाद अरकान है, 1 राय हक पार्टी का MPA है यहाँ पे। अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो जो
कामयाबी के लिए तनासुब बनता है इस वक्त तक जब तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, तो वो 53 का है। यानी कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल करना है, 11 नशिस्तें हैं टोटल, जिसके अंदर 2 खवातीन की, 2 टेक्नोक्रेट्स की और 7 जनरल नशिस्तें हैं। यानी कि अगर जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल करना है तो 53 की फिगर जो है इन दोनों बड़ी जमातों के पास होनी चाहिए। जो अदादो शुमार हमने कैलकुलेट किए हैं इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत, उसके मुताबिक 181 के तनासुब से अगर पीटीआई को देखा जाए तो 3 जनरल नशिस्तें इनके हिस्से में आती हैं और 22 नशिस्तें जो हैं इनके पास बाकी बचती हैं। अगर नून लीग के 6 मुनहरिफ अरकान निकाल दिया जाए तो 159 की तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास रह जाती है और इस फिगर के तहत 3 ही जनरल नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आती हैं और गोल्डन नंबर के हिसाब से दोनों जनरल नशिस्तों के हिसाब से मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बराबर हो जाते हैं। अब फार्मूले को अगर देखा जाए तो सियासी जोड़ तोड़ के बगैर टेक्नोक्रेट और ख़वातीन की जो एक नशिस्त है वो तहरीक इंसाफ के पास भी आएगी और मुस्लिम लीग नून को भी एक नशिस्त मिलेगी। रह जाती हैं जो एक नशिस्त रह जाती है, उसके लिए सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ जो है उसको यहाँ पे बरतरी हासिल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास 22 अरकान बचते हैं, काफ लीग के 10 अरकान उसके साथ हैं, पीपल्स पार्टी अपने साथ के साथ है। अगर 4 आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाते हैं तो बाकी नशिस्तें निकालना तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। गोल्डन फिगर बुनियादी तौर पर उस लफ्ज़ को कहा जाता है जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि जो 53 का हिस्सा है कामयाबी के। ठीक है कज़ाफी, बहुत शुक्रिया आपका। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। घर की दीवार पर कैमरे लगाने से मना करने पर हमसायों का धावा और हमसायों ने धावा बोल दिया। वाक़े की सीसीटीवी मंजर आम पर आ चुकी है। मुल्ज़िम रफ़ाकत और इशरत भी हमसाए आमिर सुहेल की दीवार पर कैमरे लगा रखे थे। आमिर सुहेल के मना करने पर मुल्ज़मान ने ईंटों और हथौड़ी से वार किए। पुलिस 4 रोज़ बाद भी मौके पर ना पहुंच सकी। पुलिस की जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाकया जो है रेस कोर्स के इलाके डेविस रोड पर पेश है, जहां पर अपने हमसाये की दीवार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर मुल्ज़मान जो है आपे से बाहर हो गए और शहरी के घर पर दावा बोल दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान रफाकत, बारी और इशरत बीबी हैं जो कि अपने हमसाये आमिर की दीवार पर कैमरे लगा रहे थे और इसी दौरान आमिर सुहेल की जानिब से जब मना किया गया तो मुल्ज़मान ने ईंटों और हथौड़ी के वार करके शहरी को जख्मी कर दिया है। खवातीन मुल्ज़मान जो हैं उनको घर पर ईंटें चलाते और थोड़ी के वार करते भी देखा जा सकता है, लेकिन शहरी आमिर सुहेल का कहना है कि वाकई की इत्तला देने के बावजूद 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जाए का दौरा नहीं किया गया। अलबत्ता दरखास्त जो है वो पुलिस को फराहम की गई थी, जिस पर गलत दफार लगाकर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आने के बावजूद कोई एक मुल्जिम भी जो है जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कहा कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाया जा सकी। आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों से म्यूनसिपल टैक्सेशन की मद में करोड़ों रुपए वसूल करने वाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खुद नादरा की नादहिंदा निकली। एमसीएल ने नादरा को बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट के पेपर्स की 1 करोड़ 50 लाख की अदायगी रोकी तो नादरा ने सर्टिफिकेट पेपर्स की सप्लाई बंद कर दी। शहरियों की हजारों दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार हैं। मामला क्या है, बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। से म्यूनसिपल टैक्सेशन की मद में करोड़ों रुपए वसूल करने वाली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खुद नादरा की नादहिंदा निकली है। आपको ये बताएं कि नादरा को अदायगी करना थी 1 करोड़ 50 लाख की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, जिसमें मुसलसल ताखीर की गई, तो नादरा की जानिब से भी जो बर्थ, डेथ, मैरिज और जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशंस के लिए सर्टिफिकेट्स के लिए पेपर्स है उसकी सप्लाई रोक दी गई। और हालत ये है कि लाहौर शहर के 107 फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि जहां पर काम ठप पड़ा है। चारों नौयत के ये बुनियादी सर्टिफिकेट्स हैं जिसके लिए हज़ारों शहरियों की जो दरख्वास्तें हैं वो पेंडिंग हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि दफ्तर ही जो है वो बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मतलूबा पेपर्स सर्टिफिकेट्स का जो पेपर है वो है ही नहीं। ये ऑफिस है और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक भी लगा है। ये फील्ड ऑफिस
ये फील्ड ऑफिस है जहां पर यूनियन काउंसिल 198 और 199 का जो अमला है वो बैठता है और शहरियों को बुनियादी नौयत के ये बर्थ, डेथ, मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट फ्राहम करता है। ये तो फील्ड ऑफिस की दास्तान है, लेकिन आपको ये बताएं कि इसी तरह से बल्दिया ऑनलाइन ऐप जो कि शहरियों की सहूलत के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर भी जो एप्लीकेशंस जो शहरियों की जानिब से दी जाती हैं, दरख्वास्तें दी जाती हैं, वो भी इल्तवा का शिकार हैं। मजमूई तौर पर जो दरख्वास्तें हैं वो 1700 से तजावज़ कर चुकी हैं, जो कि इल्तवा का शिकार हैं। नादरा की जानिब से चूँकि पेपर्स की सप्लाई बंद है और दफातर भी अब बंद हो चुके हैं, तो 1740 ऐसी दरख्वास्तें हैं जो कि पेंडेंसी का शिकार हैं। बल्दिया ऑनलाइन ऐप में मजमूई तौर पर जो है वो 1615 दरख्वास्तों में से सिर्फ 462 को निपटाया जा सका है। इसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट्स की दरख्वास्तें थी जो कि 1600 से ज़ायद थी, उनमें से 1106 पेंडिंग है, जबकि डेथ सर्टिफिकेट की 581 दरख्वास्तें थीं, जिनमें से 461 पेंडिंग है, जबकि सिर्फ 69 को निपटाया गया है। इसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट्स की 105 दरख्वास्तें थीं और 86 पेंडिंग हैं, जबकि सिर्फ 14 निपटाई गई हैं। तलाक सर्टिफिकेट्स की 70 दरख्वास्तों में से सिर्फ जो है वो 100 निपटाया जा सका है, जबकि बाकी 63 अभी तक पेंडिंग है। तो ये हालत है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, जो कि सूबे की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, लेकिन शहरियों को बुनियादी नौयत की जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम नहीं की जा रही। जी रात हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कि टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स की कमी के बावजूद महकमा सेहत की सीनियर डॉक्टर्स की तैनातियों में कोताहियां सामने आई हैं। पीपीएससी की सिलेक्शन के बावजूद महकमा सेहत दर्जनों सीनियर डॉक्टर्स को तैनात ही न कर सका। कोताहियों का इंकशाफ हुआ है महकमा सेहत की जानिब से। सूबे के टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स की कमी के बावजूद महकमा सेहत की सीनियर डॉक्टर्स की तैनातियों में कोताहियां सामने आई हैं। पीपीएससी की सिलेक्शन के बावजूद महकमा सेहत दर्जनों सीनियर डॉक्टर्स को तैनात ना कर सका। अपडेट्स लेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा क्यों तैनातियां ताहाल अमल में ना लाई गई? जी बिल्कुल, शहर के टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स की एक्यूट शॉर्टेज के बावजूद महकमा सेहत जो है वो जो नए सिलेक्ट किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनातियां करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जो सीनियर डॉक्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियों पर जो पीपीएससी की जानिब से जो है वो सिलेक्शन की गई, उनको अब तक जो है वो महकमे की जानिब से तैनात नहीं किया जा सका। अस्पतालों के अंदर सीनियर डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। आने वाले मरीज़ों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फ़राहम करने के लिए और साथ ही साथ जो मेडिकल एजुकेशन है उस पर किसी किस्म का समझौता ना करने के लिए जो है वो फिल फॉर उन डॉक्टर्स की जो है सीनियर डॉक्टर्स की तैनातियाँ होना जो है वो इंतहाई अहम है। मगर इसके बावजूद महकमा सेहत की कोताहियाँ जो है वो इसके अंदर देखी जा रही हैं। अगर हम थोड़ा सा अदाद शुमार के हवाले से देखें तो ENT के 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनको अब तक जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। साथ ही साथ फिजियोलॉजी के 12, सर्जरी के 9, रेडियोलॉजी के जो है वो 4, इसी तरह गायनी के 6, यूरोलॉजी के 5 और साथ ही साथ जो ऑफ्थल्मोलॉजी है उसके 6 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और साथ ही साथ न्यूरो सर्जरी के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अब तक जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। तो ये दर्जनों की तादाद में असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जिनको अब तक तैनात नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन और इलाज मुआवजा में जो है वो कोताहियाँ देखने में आ रही हैं। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अफसरान के मोबाइल फ़ोन पुराने मॉडल के हो चुके हैं। PITB ने 115 नए मॉडल के मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। नए मोबाइल फ़ोन खरीदे जाएंगे। सरकारी अफसरान के पुराने मोबाइल फ़ोन पुराने मॉडल के हो चुके हैं, लिहाजा PITB ने 115 नए मॉडल के मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। अपडेट्स लेंगे अली ड्रामे से। जी अली, बताइएगा। अफसरान के पास जो सरकारी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनकी तरफ से बारहा हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की गई कि उनके मोबाइल फ़ोन अब पुराने मॉडल के हो चुके हैं और उनमें वायरस आने की वजह से स्लो हो चुके हैं। तो इस पर उन्होंने PITB को भी रिक्वेस्ट की कि उनके मोबाइल फ़ोन की नई परचेजिंग के लिए एक समरी वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाए। तो उस पर PITB के बोर्ड की तरफ से एक समरी अरसाल की गई, जिस पर मामला स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना में रखा गया,
कि अब इनके लिए नया बजट जो है वो फंड अप्रूव किए जाए। तो इसके में जो डिमांड की गई है वो 2,30,00,000 रुपए की डिमांड है, जिससे 115 नए मोबाइल फोन जो कि नए मॉडल्स के होंगे वो खरीदे जाएंगे सरकारी अफसरान के लिए। और इनमें खास तौर पर ज्यादा जो सेक्रेटरी साहबान है वो शामिल होंगे और पुलिस के ऑफिसर जो है वो शामिल होंगे जिनको ये मोबाइल फोन दिए जाएंगे। तो इससे कबल भी साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो अफसरान वहाँ पर तैनात किए गए उनके लिए भी अलग से मोबाइल जो है वो खरीदने की मंजूरी दी गई थी। जी ठीक है अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। एलटीए का गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम हो गया। बागड़िया में टीमों के जाते ही शहरियों ने दुकानें खोल ली और सील वाले स्टिकर फाड़ दिए और ताले भी तोड़ दिए गए। एलटीए ने डीसी की दरख्वास्त पर बागड़िया में कब्जे की जगह मार्केट को सरबमहर किया था। कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन के दौरान 27 दुकानें सरबमहर की गई थी। बिस्मिल्लाह मोबाइल, मुगल इलेक्ट्रॉनिक्स, माशाल्लाह एंड सन्स, भाई भाई पान शॉप और अल हरमैन किरियाना स्टोर को सरबमहर किया गया था। इसी तरह अलमेराज, मिल्क पॉइंट, फजल टेलर्स और इसके साथ साथ चौहान ऑप्टिकल, आराई ब्रादर्स, सेंट्री समेत दीगर दुकानें भी सरबमहर कर दी गई थी। शहरियों ने एलटीए की रेड हवा में उड़ा दी और टीमों के जाते ही दुकानें खोल ली। जिना टर्मिनल को स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ता दिखाई देने लगा। जिना टर्मिनल पर मुसाफिरों की तादाद कम जबकि बंद रोड पर ज्यादा होने के बायस मंसूबे का आगाज फिजिबिलिटी से मशरूत कर दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट और एमसीएल मिलकर फिजिबिलिटी की तैयारी करेंगे। मजीद अपडेट्स लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, जिना टर्मिनल पर स्टेट ऑफ द आर्ट नया बस टर्मिनल बनाने का फैसला जो है वो किया गया था और इसी हवाले से इसका डिज़ाइन मंजूरी के लिए काबीना कमेटी के इजलास में पेश किया गया और आईडैप ने इस मंसूबे पर 3 अरब रुपए का तखमीना जो है ये लगाया था। लेकिन काबीना में जब इस मंसूबे पर तफसीली गौर व होश किया गया तो उसके बाद ये फैसला जो है ये सामने आया है कि ठोकर न्याज बेग पर नया बस टर्मिनल बनाने से कबल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और महकमा ट्रांसपोर्ट इस मंसूबे की मुकम्मल फिजिबिलिटी तैयार करेगा, क्योंकि इस हवाले से बताया गया है कि ठोकर न्याज बेग जिना टर्मिनल पर जो मुसाफरीन हैं उनकी तादाद कम है, जबकि बंद रोड पर जो टर्मिनल है वहाँ पर मुसाफरों की तादाद ज़्यादा है, जिससे पेश नज़र यहाँ पर 3 अरब रुपया लगाने से कबल ये फैसला किया गया है कि मुकम्मल फिजिबिलिटी इसकी दोनों महकमे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और महकमा ट्रांसपोर्ट जो है दोनों मिलकर इस पर फिजिबिलिटी तैयार करेंगे और वो फिजिबिलिटी को देखते हुए ही ये फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर जो नया बस टर्मिनल बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो उसके पेश नज़र ये हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा। इस पर 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी शुरू करने पर गौर व होश जो है वो किया जा रहा है, जबकि इसी हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको ढूंढने का टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। हतमी फिजिबिलिटी मुकम्मल होने पर ही फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर बस टर्मिनल बनाया जाए या ना बनाया जाए। अगर फिजिबिलिटी हक में आई तो बनाया, वरना इस मंसूबे को ड्रॉप। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने निसाब में मुतनाज़ मवाद पर नज़रसानी के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तारीख और सोशल स्टडीज़ की निसाबी किताबों में मुतनाज़ मवाद का जायज़ा लेने के लिए किताबें सूबाई मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड को फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि मुतनाज़ मवाद पर नज़रसानी की जाए और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने निसाब में मुतनाज़ मवाद पर नज़रसानी के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तारीख और सोशल स्टडीज़ की निसाबी किताबों में मुतनाज़ मवाद का जायज़ा लेने के लिए किताबें सूबाई मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड को फराहम करने की हिदायत की है। मज़ीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद बताइएगा, तरीक़ेकार क्या होगा इसका? जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने निसाब में मौजूदा मुतनाज़ा मवाद पर नज़रसानी के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी और इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तारीख और सोशल स्टडीज़ निसाबी किताबों में मुतनाज़ा मवाद का मामला सूबाई वज़ीर अमार यासर की करारदाद की वजह से सामने आई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को हदायत जारी की गई है वो किताबों की फराहमी के लिए जो है वो इक़दाम करें और जमात अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक की मुतलका निसाबी किताबें जायजे के लिए सूबाई मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड को फराहम की जाए। उलमाए बोर्ड जो है इन किताबों का जायजा लेगा, जिसमें इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, तारीख और सोशल स्टडीज होगी और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक और दीगर जो मवाद होगा, जिसमें मुल्की मुफाद से
के हटकर कुछ मवाद जो है वो किताबों में दिया होगा, उसके हवाले से निशानदही करेगा और उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद किताबों को स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देगा। जुनैद राज, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर है, पीसीबी ने PSL 6 के लिए एम्पायरिंग पैनल को हतमी शक्ल दे दी है। माइकल गिफ और रिचर्ड एलेंगोरथ भी एक्शन में नजर आएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा, पैनल फाइनल हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 के लिए 10 अंपायर्स पर मुश्तमिल जो अंपायरिंग पैनल है उसको फाइनल कर लिया। सिलसिले में बाकायदा ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा चंद रोज में करेगा। राय के मुताबिक 2 गैर मुल्की अंपायर जिनमें रिचर्ड एलेंगवर जो कि साबिक इंग्लिश क्रिकेटर हैं, उनके साथ साथ माइकल गफ के दोनों इस पैनल में शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान से अलीम डार, एहसन रजा, जमीर हैदर। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।